हेलो एवरीवन। 11 कॉमर्स गणित का अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। कल के जो वीडियोस था उसमें मैंने आचार्य चाणक्य के बारे में बताया था आपको। आज मैं आपको बताता हूँ क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है या क्या अर्थशास्त्र कला है। ठीक है। विज्ञान तथ्यों से इस प्रकार बना है जिस प्रकार पत्थरों से मकान बनाया जाता है, परंतु केवल तथ्यों का एकत्रीकरण है उस प्रकार विज्ञान नहीं कहा जा सकता जिस प्रकार पत्थरों के ढेर को मकान नहीं कहा जा सकता। देखो बेटा, हमने तथ्य इकट्ठे कर लिए हैं तो तथ्य इकट्ठा करना ही विज्ञान नहीं होगा। क्या पत्थर अपने इकट्ठे कर लिए हैं, एक जगह स्टार पर रख दिए तो क्या वो मकान कहलाएगा? नहीं। पत्थरों से मकान जरूर बनते हैं लेकिन मकान को बनाया जाता है ठीक उसी प्रकार से जो विज्ञान है उस विज्ञान को भी बनाना पड़ता है, उसे उसकी खोज की जाती है। वैज्ञानिक खोज अन्वेषण एवं प्रयोग पर आधारित विशेष ज्ञान या क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। जो अन्वेषण पर आधारित हो, प्रयोग पर आधारित हो, उसे विज्ञान कहते हैं। विज्ञान में अपने नियम होते हैं, विज्ञान में अपने खुद के नियम होते हैं, लॉज होते हैं। इन ज्ञान की जांच निरीक्षण तथा प्रयोग के द्वारा की जा सकती है। विज्ञान वस्तु स्थिति का सुव्यवस्थित वितरण होता है। ये बेटा जो वस्तु स्थिति होती है उसका पूर्णतः में कहूँ तो सुव्यवस्थित वितरण होता है जो कारण और परिणाम के मध्य संबंध स्थापित करता है। जो इफेक्ट और केसेस जो होते हैं उनके संबंध को बताने का कार्य करता है। क्रमबद्ध ज्ञान से तथ्य का स्वयं स्पष्ट होना भी आवश्यक है। विज्ञान के नियमों में सार्वभौमिकता का गुण भी होना चाहिए। देखो, विज्ञान के जो नियम है उनमें सार्वभौमिकता का गुण भी होना चाहिए। आप ये कह दो कि सार्वभौमिकता का गुण ना हो तो संभव नहीं है, उसमें सार्वभौमिकता का गुण भी होता है। क्या अर्थशास्त्र कला है? हाँ। क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है? कोई क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है? हाँ, अर्थशास्त्र क्या है? विज्ञान है, क्योंकि वह मनुष्य के धन को उपभोग, उत्पत्ति, विनिमय और वितरण का कार्य करती है। हाँ, मैं कहूँगा कि जो अर्थशास्त्र है वो विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान अर्थशास्त्र जो मानव है उस मानव के जो धन है उस धन के उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व का कार्य वो करती है। उससे जो क्रियाएं होती हैं वो करती है, जिसमें ज्ञान का भंडार है। अर्थशास्त्र मनुष्य के वास्तविक जीवन व्यवहार में यह देखते हैं कि किस प्रकार वह वैकल्पिक प्रयोग वाले स्वरूप साधनों का असीमित आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। इस क्षेत्र में वह आवश्यक तथ्यों को एकत्र करता है तथा उन तथ्यों को श्रेणियों में बांटता है और उनका विश्लेषण करता है। इस प्रकार इन तथ्यों से कुछ नियम निकाले जाते हैं जो कि अन्य विद्वानों के नियमों की भांति ही होते हैं। अर्थशास्त्र में इस प्रकार के बहुत नियम हैं, जैसे उपयोगिता हास्य नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम इत्यादि। अतः अर्थशास्त्र को विज्ञान कहना न्याय संगत है। भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र की भांति अर्थशास्त्र एक यथार्थ विज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि इसके नियमों की प्रयोगशाला में जांच नहीं की जा सकती। बेटा देखो, क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है इस बात की विवेचना करें तो सबका अलग अलग मत होगा। कुछ कहेंगे कि हाँ अर्थशास्त्र विज्ञान है और कुछ कहेंगे कि नहीं अर्थशास्त्र विज्ञान नहीं है। चूंकि अर्थशास्त्र को विज्ञान कहूँगा तो मैं रसायन और भौतिक शास्त्र के समान
मुझे इस अर्थशास्त्र के अध्ययन भी प्रयोगशाला में करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास अर्थशास्त्र में कुछ ऐसे तथ्य नहीं होते हैं कि मैं इन्हें प्रयोगशाला में ले जाकर क्या करूं, इनका प्रयोगात्मक विवेचन करूं। ये तो सिर्फ साधारणतः तथ्यों की श्रेणियों में आता है। मैं इनके तथ्यों को पढ़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ, मैं उनका प्रयोगशाला में उनका प्रयोग नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैं इसे क्या कहूँगा, न्याय संगत कहूँगा कि अर्थशास्त्र विज्ञान है, ये कैसा है, न्याय संगत है। अर्थशास्त्र फिर कैसा विज्ञान है, या अर्थशास्त्र को किस प्रकार का विज्ञान कह सकते हैं। तो ये अर्थशास्त्र को विज्ञान मानने के पश्चात यह प्रश्न आता है कि यह कैसा विज्ञान है। अगर हम उसको क्या मान रहे हैं बेटा, विज्ञान मान रहे हैं, तो किस प्रकार का विज्ञान है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा प्रश्न होगा। और विज्ञान के दो प्रकार हो सकते हैं, एक तो आदर्श हो सकता है और एक वास्तविक हो सकता है। कितने प्रकार के हो सकते हैं, दो। कौन कौन से, एक वास्तविक और दूसरा आदर्श। जब यह प्रश्न यह आता है कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है या आदर्श, हमने देखा कि चलो भैया विज्ञान है तो दो प्रकार का हो गया, आदर्श और वास्तविक। अब प्रश्न ये आता है कि वास्तविक विज्ञान है कि आदर्श है, कौन सा है, ये भी तो कंफर्म करो भाई। तब इस प्रश्न पर विचार करने के पूर्व हमें वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान का अर्थ समझना होगा। बेटा हम दोनों को नहीं बता सकते कि कौन सा वास्तविक होता है और कौन सा आदर्श है। हम ये नहीं बता सकते कि अर्थशास्त्र वास्तविक है या आदर्श है। इसको बताने से पहले हमें इन दोनों के बारे में क्या करना होगा, इन दोनों की विवेचना करनी होगी, इन दोनों के बारे में पढ़ना होगा। चलो पहले पढ़ते हैं वास्तविक के बारे में। वास्तविक विज्ञान अपने आप को वास्तविकता तक सीमित रखता है। वह किसी भी विषय का अध्ययन उसके वास्तविक रूप या दशा में करता है। उसकी अच्छाई और बुराई पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। वो जो वास्तविकता है बेटा, जो वास्तविक अर्थशास्त्र है, जो वास्तविक जिसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं, उस अर्थशास्त्र में जो अच्छाई और बुराई है उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं रहता, न ही विषय पर बताता है कि वह कैसा होना चाहिए। यदि हम किसी ऐसे चिकित्सक की कल्पना करें जो रोगी को देखता है, उसका रोग भी पकड़ता है, पर उसे उपचार की दवाई नहीं लिखता, तो उसे चिकित्सक की श्रेणी में रखा जा सकेगा। भैया यहाँ अर्थशास्त्र ऐसा है, वास्तविक अर्थशास्त्र कैसा है बेटा, तो वैसा है कि ये अच्छाई और बुराई पर प्रभाव नहीं डालता है। वो उसके जो चरित्र होते हैं, उसकी जो वास्तविकता होती है, उस वास्तविकता से दूर रखता है, सीमित रखता है। अब आप ही मुझे बता दो कि डॉक्टर है, डॉक्टर ने आपको देख भी लिया, बीमार है, आपको देख भी लिया, उसने बता भी दिया कि आपको बीमारी है, लेकिन वो आपको दवाई नहीं लिख सकता, आपको टेबलेट नहीं लिख सकता, आपको कोई कुछ बोल नहीं सकता। उसने बता दिया कि बीमारी है बीमारी बता दिया, उसके आगे क्या है तो कुछ भी नहीं, तो उसको क्या डॉक्टर कहोगे, नहीं कहेंगे। उसी प्रकार से वास्तविक विज्ञान में भी जो उसकी बुराई है, इस बुराई को वो नहीं बताता है, तो ये वास्तविक विज्ञान है। ठीक है, अब है आदर्श विज्ञान। विज्ञान की यह शाखा आदर्श उपस्थित करती है। इसका संबंध वास्तविक वस्तु स्थिति से न होकर आदर्श वस्तु स्थिति से होता है। आदर्श विज्ञान यह बताता है कि वस्तु स्थिति क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। इसमें आदर्श मूल्यों का अध्ययन किया जाता है। बेटा किस प्रकार होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये आदर्श विज्ञान बताता है। जो वस्तु स्थिति होती है उससे परे किस प्रकार से होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये कौन बताता है, आदर्श विज्ञान हमें बताता है। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान के रूप में आर्थिक स्थिति की अच्छाई या बुराई के बारे में अपना मत देना अर्थशास्त्री का काम नहीं है, उसका काम तो खोज और व्याख्या करना है। बेटा केल्विन्स नामक अर्थशास्त्र कहते हैं कि आर्थिक स्थिति
कि अच्छाई या बुराई के बारे में अपना मत देना अर्थशास्त्री का काम नहीं है। ये अर्थशास्त्री का काम नहीं होता है कि अच्छा है कि बुरा है। उसका मत तो सिर्फ ये होता है, अर्थशास्त्री तो सिर्फ खोज करता है और उसकी क्या कर देता है, व्याख्या कर देता है। प्रोफेसर रॉबिन्स, सीनियर J.S. स्मिथ और केयरनेस इत्यादि अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को केवल वास्तविक विज्ञान ही माना। उनके मत अनुसार आर्थिक स्थिति की अच्छाई या बुराई के बारे में अपना मत देना अर्थशास्त्री का काम नहीं है। उनका काम तो खोज करना है तथा व्याख्या करना है। रॉबिन्स कहते हैं कि अर्थशास्त्र तो साधनों का अध्ययन करता है, साध्य का अध्ययन इसके क्षेत्र के बाहर है। अर्थशास्त्री निर्णायक होता है, सलाह देने वाला नहीं होता है। जो अर्थशास्त्री होता है वो निर्णायक हो सकता है लेकिन वो कभी सलाह नहीं देता है। जो अर्थशास्त्री होता है, अर्थशास्त्र जो होता है वो सिर्फ साधन जो होते हैं उसका अध्ययन करता है। जो साध्य होता है उसका अध्ययन वो नहीं करता है। सिर्फ साधन का अध्ययन करेगा, साधन को लाने वाला है, जहाँ से आने वाला है उसका वो अध्ययन नहीं करेगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि ऐसा अर्थशास्त्र, महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि ऐसा अर्थशास्त्र जो नैतिक और भावनात्मक तथ्यों की ओर ध्यान नहीं देता, ऐसे मोम से बने हुए खिलौने की भांति है जो देखने में जीवित प्रतीत होते हैं और उनमें हाड़ मांस के शरीर जैसी जान नहीं होती है। अर्थशास्त्र के बारे में महात्मा गांधी कहते हैं कि अर्थशास्त्र जो नैतिक और भावनात्मक तथ्यों की ओर ध्यान नहीं देता वो इसे मोम के पुतले के भांति होता है जो जीवित प्रतीत तो होता है पर उसमें हाड़ मांस जो है उसके जैसी जान नहीं होती है। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। आदर्श विज्ञान उन आदर्शों को बताता है कि जिनकी प्राप्ति के लिए मनुष्य को प्रयत्नशील रहना चाहिए। यह मानवीय आचरण के लिए आदर्श प्रस्तुत करता है। प्रोफेसर मार्शल तथा उनके समर्थकों का कहना है कि अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है। बेटा प्रोफेसर मार्शल और उसके जो साथी थे वो कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है जिनका अध्ययन फल प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। और इसका अध्ययन क्यों किया जाता है? फल की प्राप्ति के लिए इसका क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति की जो इच्छा होती है उस इच्छाओं को पूरा करने के लिए अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। क्या अर्थशास्त्र कला है? क्या अर्थशास्त्र को कला कहूँगा? कला एक दिए हुए उद्देश्य की प्राप्ति के नियमों की एक प्रणाली है। प्रोफेसर किन्स कहते हैं कि जो कला है वो दिए हुए जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति की जो नियम है उन नियमों की क्या है? प्रणाली है। जो उद्देश्य है उन उद्देश्यों की जो नियम है उन नियमों की पूरी प्रणाली को क्या कहा गया है? तो उस पूरी प्रणाली को कला कहा गया है। देखो किसी कार्य को अच्छे कलात्मक या उत्तम ढंग से करना ही कला है। आप कला की बात करेंगे तो कोई भी काम जिसको हम बिल्कुल अच्छे से कलात्मक ढंग से सुगम रूप से कर सके वही कला, जिसमें बड़ी सरलता हो, जिसमें उत्तम ढंग हो, अच्छे से उसे कर सके, वो कला होती है। कला हमें आदर्शों की प्राप्ति की राह में किसी कार्य को करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका बताती है। देखो बेटा, कला के माध्यम से ही हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं। कला अगर हमारे पास अच्छी है तो हम किसी भी वस्तु को बड़े अच्छे से करने का प्रयत्न कर सकते हैं। विज्ञान के द्वारा तथ्यों तथा सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है तथा कला के द्वारा इन तथ्यों सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाता है। कला एक ऐसे पुल के समान है जो वास्तविक तथा आदर्श विज्ञान के बीच की खाई को ढक लेता है, अर्थात दोनों में संबंध स्थापित करता है। वास्तविक और आदर्श विज्ञान के मध्य कला का संबंध होता है। बेटा जो कला है वो पुल होता है, ऐसा पुल है जो आदर्श विज्ञान और वास्तविक विज्ञान में जो कमियां होती है उन
उन कमियों को क्या कर लेता है, ढक लेता है। जो कला होती है वो आदर्श विज्ञान और वास्तविक विज्ञान की जो कमियां हैं उन कमियों को क्या कर देता है, ढकने का कार्य करता है। क्या अर्थशास्त्र कला है? प्रोफेसर एडम स्मिथ, प्रोफेसर रिकार्डो, प्रोफेसर मिल, प्रोफेसर पीकू तथा प्रोफेसर मार्शल इत्यादि अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को कला मानते हैं। अर्थशास्त्र में आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु व्यवहारिक नीतियां बनाकर उन्हें आदर्श रूप दिया जाता है। अर्थशास्त्र की बहुत ही शाखाएं व्यवहारिक समस्याओं का हल प्रस्तुत करती है। कला के रूप में अर्थशास्त्र यह बताता है कि देश के स्वल्प साधनों को किस प्रकार प्रायोजित किया जाए जिसमें अधिकतम उत्पत्ति हो। वह यह बताता है कि देश के से निर्धनता दूर करने के लिए, पूर्ण रोजगार की स्थिति लाने के लिए किन किन व्यवहारिक नियमों का पालन किया जाए। अर्थशास्त्र के अनेक विषयों के आगे कला शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे विक्रय कला, विपणन कला आदि अर्थशास्त्र कला भी है। देखो बेटा, कला बहुत सारे अर्थशास्त्री बोलते हैं कि अर्थशास्त्र पता नहीं हो सकता है, तो किस प्रकार से गरीबी दूर की जाए, किस प्रकार से बेरोजगारी दूर की जाए, इन सब का जब अध्ययन करते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारा जो अर्थशास्त्र है वो अर्थशास्त्र क्या है, कला भी हो सकता है। हम विपणन का कार्य करते हैं, बहुत सारे अर्थशास्त्र के ऐसे शब्द, ऐसे विशेष शब्द जिनके पीछे कला जुड़ा हुआ होता है। विपणन कला, विपणन की कला होती है कि किस प्रकार से हम वस्तु को बाजार में विपणन कर सकते हैं। बाजार मूल्य की जो कला है वो भी सबसे महत्वपूर्ण है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अर्थशास्त्र भी कला के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है। अर्थशास्त्र को कला के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अर्थशास्त्र को हम कला नहीं मानेंगे, अर्थशास्त्र को भी कला के रूप में क्या कर सकते हैं, हम प्रस्तुत कर सकते हैं। अर्थशास्त्र के 5 स्तंभ होते हैं। उन 5 स्तंभों की बात करूँ तो उन 5 स्तंभों में विनिमय, उपभोग, उत्पादन, राजस्व और वितरण। अर्थशास्त्र के 5 स्तंभ उत्पादन, उपभोग, वितरण, राजस्व, ठीक है, विनिमय, ये 5 प्रकार के स्तंभ है। पहला है उपभोग। उपभोग को अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु कहा जाता है। उपभोग को अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु कहा जाता है। जबकि दूसरे नंबर पर उत्पादन आता है, तीसरे पर विनिमय होगा, चौथे पर वितरण होगा और 5वें पर राजस्व होगा। इन 5 का अपना अलग अलग महत्व है। जिस प्रकार से उपभोग इकाई अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु कही गई है, बेटा उपभोग जब तक व्यक्ति किसी वस्तु का उपभोग नहीं करेगा तब तक हम ना उत्पादन करेंगे, ना विनिमय होगा, ना वितरण होगा, ना राजस्व मिलेगा। सबसे पहले करना क्या, तो बोले व्यक्ति जो है उसको उपभोग करना है। जो वस्तु बनी हुई है उस वस्तु का क्या किया जाए, उपभोग किया जाए। और उपभोग करने के बाद ही क्या होगा, उत्पादन करेगा। उत्पादक उत्पादन करेगा जब उसे पता होगा कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु का उपभोग करने के लिए तैयार है, उपभोग कर सकता है। तो जो उत्पादक होता है वो उत्पादक उस वस्तु का उत्पादन शुरू कर देता है। फिर आता है दूसरे नंबर पर आता है उत्पादन। उत्पादन वस्तु को बनाने का कार्य उत्पादन में होता है। वस्तु को बनाना, उसे बदलना, उसे मार्केट में बेचना विनिमय होता
मार्केट में जब आप वस्तु को बेचते हो बेटा तो एक्सचेंज होता है। क्या होता है? एक्सचेंज। आपने 10th क्लास में विनिमय के बारे में पढ़ा था कि वस्तु के बदले पहले वस्तु बदली जाती थी। अब क्या होता है कि अब वस्तु के बदले में वस्तु ना बदलते हुए हम क्या करते हैं, पैसे के माध्यम से वस्तु को एक्सचेंज करते हैं। वितरण मतलब बांटना होता है और राजस्व मतलब सरकार के खाते में जो आने वाला धन होता है उसे राजस्व कहते हैं।